जी, स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? जी सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो फिर आज 1 मिनट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर है 61। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पर सेट 1 एंड सेट 2 जो है दिए गए हैं। तो सेट 2 में जो है टीचिंग एड्स दिए गए हैं, यानी वो एड्स जिनको हम यूज करके टीचिंग कर सकते हैं। फिर सेट 1 में जो है आपको कुछ क्लासेस की जो है साइजेस बताई गई हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए गए हैं। तो कौन सा टीचिंग एड्स जो है आप यूज कर सकते हो इन क्लास वाइज या इन साइज या नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीच करने के लिए, जो है कौन सा टीचिंग एड्स जो है यूज होगा, तो उसको जो है मैच करके आपको बताना है। देखिए, स्मॉल साइज क्लास ऑफ टू थर्ड स्टूडेंट, यानी छोटी क्लास है जिसमें 2 से 3 स्टूडेंट है, तो इनको टीच करने के लिए जो है आप कौन सा टीचिंग एड्स यूज करोगे। और अगर जो है आपके 10-15 स्टूडेंट हैं, यानी मीडियम क्लास है, लार्ज साइज क्लास है, यानी 20 से लेकर 25 स्टूडेंट है, अगर 30 से ज्यादा है, तो आप कौन सा टीचिंग एड्स यूज करोगे पढ़ाने के लिए। सर दूसरा ऑप्शन। गुड। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहले को हम मिलाएंगे फोर्थ से। यहाँ पर है राइटिंग ऑन पेपर। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 या 3 मतलब स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए जो है हम कापी कलम पे जो है लिख कर उनको पेपर पे ही लिख कर जो है हम उनको बता सकते हैं। और 2-3 बच्चे होंगे तो आसानी से उस चीज को विजिबल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपके 10 या 15 स्टूडेंट है तो उसके लिए जो है आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, फ्लिप चार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो टीच करने के लिए यूज होती है, अगर 10 से या 15 स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर है। सी को हम मिलाएंगे 2 से। अगर 20-25 स्टूडेंट है तो पावर पॉइंट स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर 30 से ज्यादा है तो जिसमें ऑरल प्रेजेंटेशन विद डिस्प्ले स्क्रीन, तो यानी ये प्रोजेक्टर वगैरह जो है ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। एक्स्ट्रा लार्ज साइज क्लासेस ऑफ मोर देन 30 स्टूडेंट। ठीक। चलिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा मेथड कैन बी यूज्ड फॉर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक तरीके का मतलब एक तरीका है जिसको किस चीज के लिए जो है यूज किया जा सकता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, या कोहेरेंट थिंकिंग, जनरेट न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी सर। तीसरा। जनरेट न्यू। हाँ, तो देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही होता है कि यानी दिमाग में एक तरीके से क्या होता है, आइडियाज के जो है तूफान आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है या जो भी हमें टॉपिक दी जाती है उस एरिया से रिलेटेड जो है हमारे माइंड में बहुत सारे न्यू आइडियाज क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, न्यू आइडियाज जो है पैदा होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की एग्जांपल कौन सी है। पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल, या एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड डी गुड। ऑप्शन। हाँ, तो देखिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उसकी 3 खुसूसियात जो है क्वेश्चन में दी गई थी, जिसमें एक इंटेलिजेंस टेस्ट था, अचीवमेंट टेस्ट था एंड एप्टीट्यूड टेस्ट था। तो उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ये 2018 का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है आपका 2019 का था। तो पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर विथ अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। जब हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको जो है मतलब कौन सी टाइप की वो टेस्टिंग होती है। ऑप्शन डी। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। हाँ, तो ये हमारी होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है। और यहाँ पर जो भी नंबर बच्चों को दिया जाता है वो परसेंटाइल में दिया जाता है, ना कि परसेंटेज में। चलिए, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है लर्नर की वो कौन सी खुसूसियात है जो उसको मतलब उसकी कोर्स ऑफ स्टडी में उसको क्या करेगी, मुतासिर करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी। लर्नर्स कमिटमेंट, parents interest in the learner, prior knowledge of learner, skill of the learner in the concerned area, family size of learner, social economic background of the family to which the learners belong.
काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। Option A, A, sir. A. answer. A ठीक। option. हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए लर्नर के कोर्स ऑफ स्टडी में उसको मुतासिर करने वाली चीज जो है वो पेरेंट्स का इंटरेस्ट जो है ये नहीं आएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे फैमिली साइज ऑफ लर्नर का जो है कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी फैमिली चाहे 2 हो 3 हो, ठीक है, 4 मेंबर पर मुश्तमिल हो, 5 मेंबर पर मुश्तमिल हो, उससे आपकी स्टडी का कुछ भी नहीं लेना देना होता है। इसी तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है वो चीज भी मैटर नहीं करती है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपको जो है स्टडी करने में या आपके स्टडी की जो एरिया है या आपका जो भी फील्ड है उसमें आपको कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आप पढ़ोगे तभी जो है आप मुतासिर हो सकते हो या आप आगे जा सकते हो। विच ऑफ द स्ट्रेटेजी इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट टीचिंग पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि यानी आपसे टीचर सेंटर के बारे में पूछा गया है। तो कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो टीचर सेंटर के साथ जो है एसोसिएटेड होगी। Sir, option A, B. sir. A, sir. Second. Option 2. Second. यहाँ पर देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पे है, मतलब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट टीचिंग यानी टीचर सेंटर पूछा गया है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया, मतलब प्रोवाइडिंग वर्ड से लिखा गया, तो ये टीचर ही देता है। ठीक, फिर इसी तरीके से प्रमोटिंग इंक्वायरी, ठीक है, ये मतलब खोजने वाली चीज जो बच्चों के अंदर प्रमोट होती है, टीचर ही प्रमोट करता है, बट जो है यहाँ पर बच्चों का रोल जो है ज्यादा होता है तलाश विस्तार करने में। फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, ये भी जो है बच्चे ही करते हैं, तो यहां से हम हटाएंगे। गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन, रिव्यू का मतलब यही होगा कि यानी तबसरा करना, ठीक है, यानी एक तरीके से कमेंट करना किसी चीज पे। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है मुख्तसर कलाम या खुलासे कलाम जो होता है। जैसे आपने कुछ प्रेजेंट किया तो उस पर टीचर जो है क्या कर रहा है, अपना रिव्यू दे रहा है, ठीक है, या उस तरीके की उस पर अपनी बात कह रहा है, या आपकी बातों का खुलासा कलाम निकालकर आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या कमी है या क्या अच्छाई है। तो ये रिव्यू कौन देता है, ये भी जो है टीचर के जरिए ही दिया जाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस एंड फीडबैक जो है ये भी टीचर के जरिए ही दिया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये स्टूडेंट सेंटर होते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं जिसके अंदर है कोलैबोरेटिव मेथड्स है, कोऑपरेटिव मेथड्स है, कंस्ट्रक्टिव मेथड्स है, टीम टीचिंग है। तो मैच करके आप बताइए कॉलम बी के साथ। Second option. जी, और कोई बताए। थर्ड। ठीक, देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 इसका होगा। सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए कोलेबरेटिव में क्या होता है कि जब बच्चे जो है एक दूसरे से घुल मिलकर कोलेबरेशन करके सीखते हैं। व्हेन स्टूडेंट हेल्प ईच अदर टू लर्न, जब बच्चे क्या करते हैं, हर दूसरे की या एक दूसरे की मदद करते हैं सीखने में। कोऑपरेटिव में भी जहां पर बच्चे एक दूसरे का ताउन करते हैं, मदद करते हैं, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा अनदर तरीके से इसका फोकस जो है यहाँ पर लिखा गया है। वेन स्टूडेंट शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर लर्निंग एक्टिविटीज, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मदद ही हुई है जब स्टूडेंट जो है अपनी मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग एक्टिविटीज के एस्पेक्ट को वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो किसी से शेयर करना, अपनी नॉलेज को या अपनी एक्टिविटीज को बताना, अपने एक्सपीरियंस को बताना, ये भी क्या है, एक तरीके का कॉपरेशन ही है। ठीक है, यानी एक तरीके का ताउन ही जो आप कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिव मेथड यहाँ पर जो है वर्ड दिया गया एज अ क्रिएटर ऑफ नॉलेज, तो ये वो तरीका होता है जहां पर स्टूडेंट पर एक तरीके से जोर दिया जाता है या फोकस किया जाता है कि वो किसी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, यानी किसी चीज को वो बनाए, ठीक है, या किसी थ्योरी वगैरह को वो क्रिएट करे। टीम टीचिंग के बारे में आपको मालूम है कि व्हेन एक्सपर्टीज ऑफ टीचर और यूज इन टीचिंग, जब टीचर की एक्सपर्टीज को जो है टीचिंग में यूज किया जाता है। ठीक, चलिए, the following teaching aids can be used by a teacher in the classroom as a live interactive device। तो टीचिंग एड्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जो टीचर के जरिए क्लासरूम में यूज किया जाता है एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस के तौर पर। यानी यहाँ पर जो फॉलोइंग एड्स दिए गए हैं इसमें से किस डिवाइस को जो है टीचर लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस के तौर पे यूज करता है। Second option.
सर बी B, सी डी। C, D, सर। हाँ, तो सेकंड होगा क्योंकि ईमेल जो है ये आपका असिंक्रोनस है, ठीक है, और ये सारे आपके सिंक्रोनस है। ऑनलाइन चैट हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, फेसबुक जो है ये भी आपका असिंक्रोनस है, ब्लॉग जो है ये भी आपका असिंक्रोनस है। यानी इन सारी चीजों में जो है लाइव चीज जो है नहीं होती है, बाकी इन सारी चीजों में लाइव चीज होती है जिसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं। चलिए, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर, स्टूडेंट सेंट्रिक अगर क्लासरूम है तो इसका क्या मतलब है? एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग द टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, इंगेजिंग द एंटायर क्लास। अगर स्टूडेंट सेंट्रिक, Engaging the जी, Addressing the individual. हाँ, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है एड्रेस करते हैं। यानी हर लर्न, देखिए अगर स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है तो इसका क्या मतलब है कि यानी ग्रुप डिस्कशन तो जरूर हो रहा होगा स्टूडेंट का। तो ग्रुप डिस्कशन में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियों को जो है वो जानते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस बंदे के अंदर क्या डिफरेंस है, इस बंदे के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिखना बहुत अच्छे तरीके से आता है तो मुझे जो है बोलना नहीं आता, दूसरे बंदों को लिखना नहीं आता, उसको बोलना बहुत अच्छा आता है। तो ये क्या, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे दरमियान। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है एड्रेस करते हैं, एक दूसरे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग है, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज है, इंगेजिंग द इंटायर क्लास, ये जो है आपका टीचर करता है, ठीक है। बच्चे नहीं किसी को इंगेज करते हैं, टीचर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। 2017, 18, 19 का पेपर आप देखोगे तो इस तरीके के काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और लेवल ऑफ मेमोरी से तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से टाइप किया सर, यहाँ पर तो मेमोरी लेवल हो जो, और रिकॉलिंग से हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग से हो जाएगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल इसको सिंक ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग, इस तरह। कि यहाँ पे, हाँ तो देखिए ना, यहाँ पे अगर मेमोरी अगर ए का मिलता है 2 से या 3 से मिलता है तो उसी एतबार से जो है आपको इसमें मैच करना है। जी, सर मतलब इसका दूसरा आएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन की ऑप्शन, मैचिंग। देखिए ऑप्शन नंबर 2, देखिए कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, ये हमने अपनी तरीके से इसकी तरतीब नहीं दी है, ठीक है, ये एनटीए का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि ए को जो है 2 के साथ नहीं लिखा गया है। तो लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर आप ए को जो है 3 से मिलाते हो, ठीक है, तो यानी पहले जो है आपका यही आएगा, 3 वाला आएगा। फैसिलिटेट्स द रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द फैक्ट्स, तो यानी मेमोरी लेवल अगर आप ए को 3 से मिलाते हो तो 3 जो है पहले आएगा। फिर सेकंड पे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को देखो, जहां पर आप रिलेशनशिप देखते हो, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी क्या होती है, इंकरेज होती है, तो वो आपका थर्ड पे आएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये वैसे ही आपको दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल इंकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग, जो इनडायरेक्ट लर्निंग को इंकरेज करेगा, कौन सा जो है टीचिंग मेथड्स है फॉलोइंग में से। यानी आपसे एक तरीके से लर्नर सेंटर के बारे में जो है बात पूछी जा रही है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, लेक्चरिंग विद एग्जांपल, टीम टीचिंग या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव Collaborative प्रोजेक्ट। ऑप्शन project. बी सर। हाँ, तो ये आपका जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है यही आपका क्या है, इनडायरेक्ट लर्निंग है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है टीचर अगर मतलब ये भी एक तरीका है, इसमें क्या होता है कि सारा का सारा काम जो है वो लर्नर सेंटर होता है, सारा काम जो है लर्नर परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इवेलुएट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, तो फॉलोइंग में से कौन सा एक बेस्ट टूल है या बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी को इवेलुएट करता है। तो फॉलोइंग में से किसके थ्रू या कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हम लर्नर की क्वालिटी को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है हम इवेलुएट कर सकते हैं। रुब्रिक्स। ऑप्शन डी सर। हाँ, तो यहाँ पर जो है रूब्रिक्स के जरिए जो है किया जाता है, जैसे कि रूब्रिक्स के बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा है। ये क्या होता है, ये एक तरीके का आप इसको रजिस्टर बोल सकते हो, जहां पर लर्नर की A to Z सारी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल की स्कूल होते हैं, अभी सीबीएसई वगैरह का स्कूल अगर आप देखोगे, जो थोड़ा सा मतलब जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जिनके अंदर
एजुकेशन वगैरह सारी चीजें जो है खूब अच्छे लेवल पे होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों का जो है रूब्रिक्स बनाते हैं और उनके पेरेंट्स को बुलाकर जो है वो रूब्रिक्स कार्ड जो है वो दे देते हैं। तो वो उसमें क्या A to Z सारी चीजें लिखते हैं कि आपके बच्चे की जो है अटेंडेंस कितनी है, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी स्किल एरिया क्या है, उसकी स्पीकिंग क्या है, ठीक है, उसका ग्रेड मार्क्स क्या है, ये सारी चीजें जो है उस रूब्रिक्स के अंदर जो है दी जाती है, पेरेंट्स को दे दिया जाता है। पेरेंट्स जो है उस रूब्रिक्स कार्ड को देखकर समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है किस लेवल पर पढ़ा, मतलब किस तरीके से वो पढ़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें जो है रूब्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है, चलिए। From the following list of learner characteristics, identify those which will be helpful in ensuring the effectiveness of teaching. तो फॉलोइंग में से आपको क्या है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को बताना है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने में, यकीनी बनाने में जो है मददगार होती है। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक बताना है। DEF से A वाला। सर ऑप्शन A B E F। ऑप्शन ए। ऑप्शन A सर। हाँ देखिए, लर्नर्स का लेवल ऑफ मोटिवेशन, देखिए एक यहाँ पर कहा कि लर्नर जो है किस हद तक जो है स्कूल के रूल को जो है क्या करता है, फॉलो करता है, मानता है। इसमें लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ लर्नर्स टुवर्ड द सोशल सिस्टम, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, ये भी नहीं होगा। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ये मैटर करता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में। इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ लर्नर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन बट हमें ऑप्शन के एतबार से जाना है, तो इस एतबार से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, सही होगा। तो इसको हम ले भी सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी हम लेंगे, एफ वाले ऑप्शन को निगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है उनका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का टीचर से बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 74, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वुड रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसर्न। तो फॉलोइंग में से आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बताना है, किस चीज के लिए बताना है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ए में कहा गया डिटरमिनिंग व्हाट विल बी द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, डिसाइडिंग एज टू व्हाट स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स विल बी यूज्ड, फॉर्मली अप्रूविंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, determining the evaluation tool to be used, deciding the size of the classroom, accessing the prior academic experience of learner। तो कौन सा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट होगा टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। सेकंड ऑप्शन। बी सर, Second सेकंड वाला। बी सर, सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हम टीचिंग लर्निंग सिस्टम को जो है इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारा जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है, ठीक है, उसका हम तयन करेंगे कि किस तरीके का हमारा लर्निंग आउटकम निकलना चाहिए, यानी हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक। फिर उसी तरीके से स्ट्रेटेजी और क्या हमें तदबीर यूज करनी है, क्या हमें हिकमत अमली अपनाना है पढ़ाने के लिए, उन सारी चीज मतलब स्ट्रेटेजी को या उन सारी तदबीरों को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से जो है इवेल्युएशन टूल भी जो है हमें यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लासरूम की साइज जो है कोई मैटर नहीं करती है। हाँ, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर को हम जानेंगे कि लर्नर का पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा, यानी उसका पिछला बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से वो पढ़कर आया, उसके अंदर किस तरीके की नॉलेज है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें मालूम होनी चाहिए, तब जो है हम अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग सिस्टम को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट टीमिंग, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट टीमिंग कहा गया है। देखिए 3 वर्ड्स जो है आपको घूम घूम कर आएंगे जो स्टूडेंट सेंटर के लिए यूज होते हैं। एक तो आपको सिंपली मालूम है कि इनडायरेक्ट टीचिंग, जिसको हम स्टूडेंट सेंटर बोलते हैं। एक आपका आएगा डायरेक्ट लर्निंग, ठीक है, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट के साथ टीचिंग लगा है तो वो डायरेक्टली टीचर सेंटर होगा, अगर डायरेक्ट के साथ लर्निंग लगा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लर्नर सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट टीमिंग भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं, तो ये भी जो है आपका लर्नर सेंटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेस्ट जी। प्रोजेक्ट मेथड। हाँ, तो ये ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में ही जो है आपकी एक तरीके से टीम बनती है, ठीक है। देखिए टीम तो आपकी डिस्कशन में भी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कशन को मॉनिटर करने के लिए या डिस्कशन को जो है रोल आउट करने के लिए या डिस्कशन को जो भी गाइड करता है वो टीचर का रोल से यहाँ पर होता है। बट प्रोजेक्ट मेथड में जो है A to Z सारा काम जो है बच्चे करते हैं,
टीचर कुछ भी नहीं करता। टीचर ओनली जो है टॉपिक देता है बच्चों को, ये टॉपिक भी नहीं देगा, उनसे कह देगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस से देखकर जो है किसी टॉपिक पर जो है आप प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आओ। ठीक, चलिए। Which device from the list given below will perform part of formative evaluation? तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से जो है ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अनासिर में से आएंगे। सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ए डी ई। हाँ देखिए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या हम क्विज सेशन जो है कंडक्ट कराते हैं, फिर यहाँ पर कहा गया है कि गिविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन। तो पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन में कौन सा होता है, आपका समेटिव इवेल्युएशन होता है, यानी इंस्ट्रक्शन के बाद जो आपका एग्जाम होता है या फिर जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपका समेटिव इवेल्युएशन होता है। गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, मास्टरी टेस्ट जो आप देते हो ये भी आप समेटिव इवेल्युएशन में देते हो, ना कि आप फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में देते हो। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जो है हम क्या करते हैं, मास्टरी इन द कंटेंट, हम सिर्फ कंटेंट के अंदर जो है बच्चों की महारत पैदा करना चाहते हैं। मास्टरी टेस्ट का मतलब ये हो जाता है जो आपको कंप्लीटली लास्ट पीरियड पे यानी टर्मिनल पॉइंट पे जो है आपको दिया जाता है, यानी आपका इवेल्युएशन करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि मास्टरी टेस्ट जो है वो आपको समेटिव इवेल्युएशन में दिया जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जो है मास्टरी इन द कंटेंट होता है, यानी कंटेंट में जो है सिर्फ आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाई जाती है, आपके अंदर जो है महारत पैदा की जाती है। ठीक, फिर यहाँ पर जो है करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है, तो ये चीज आपको दी जाती है। इंकरेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग, तो देखिए इंकरेज यहाँ पर वर्ड है, इसको आप इंप्रूवमेंट के माना में ले सकते हो, इसको आप डेवलपमेंट के माना में ले सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ड्यूरिंग होता है जिसमें हम बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो है हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर करते हैं। ठीक है, फिर ग्रेड हम किस में देते हैं, ये भी हम समेटिव इवेल्युएशन में देते हैं, तो लिहाजा ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए। इन कम्युनिकेटिंग इन अ क्लासरूम सिचुएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, आप में से किसी का कैमरा ओपन है, आप करिए। ठीक है, विल बी कंसीडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो एक क्लासरूम सिचुएशन में कम्युनिकेट करने में फॉलोइंग में से कौन सी अप्रोच को जो है कंसीडर किया जाएगा कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। टेक्निकल एंड डोमिनरी, पर्सनल एंड इम्यूलेटिव, एम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक, असर्टिव एंड कन्फॉर्मिस्ट। सी सर। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है एम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक जो है यही इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए डोमिनेटिंग का मतलब होता है दबंग, पर्सनल एंड इम्यूलेटिव, इम्यूलेटिव का मतलब होता है किसी चीज की जो है पैरवी करना, ठीक है, या किसी की जो है तकलीद करना। असर्टिव का मतलब आपका ये हो जाता है मतलब साबित कदम रहना, यानी जो दवाम के माना में आता है, हमेशगी के माना में जो आता है। कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है मुआफिकत रखना, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक एक ऐसा वर्ड है अगर ये कम्युनिकेशन के अंदर यूज किया जाएगा तब भी आप समझ लेना कि ये एक पॉजिटिव माना के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी ये वर्ड जहां कहीं पर भी यूज होता है तो ये 100% जो है ये पॉजिटिव माना देता है, जिसका मतलब ये होता है कि आमने और सामने वाला दोनों बंदा जो है वो सेंडर और रिसीवर की बातों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग हो रही है। जहां पर आपका जो है स्पीकर जो बोल रहा है तो सेंडर क्या कर रहे हैं, यानी उनकी ऑडियंस जो है वो उसकी बात को क्या कर रही है, समझ रही है, और स्पीकर को जज भी कर रही है कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो एम्पैथेटिक जो है एक हाई लेवल का वर्ड्स है, जो जहां पर भी ये यूज होता है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव माना के लिए यूज होता है। ठीक, चलिए। A teacher decide to form 6 group of student and assigns a sub theme to each group for discussion and reporting। एक टीचर जो है 6 ग्रुप स्टूडेंट का 6 ग्रुप बनाने का फैसला करता है और उनको जो है वो कुछ थीम देता है हर ग्रुप को डिस्कशन करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए। तो कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल जो है बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इस स्ट्रेटेजी को यूज करने में, इंटरेक्शन मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल या लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन सा मॉडल जो है बेस्ट होगा इसके लिए, अगर वो 6 ग्रुप बनाता है और उन 6 ग्रुपों को जो है कुछ थीम देता है ताकि वो उस पर डिस्कशन कर सके और उस थीम पर जो है रिपोर्ट कर सके, तो कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल जो है बेस्ट इस चीज को बताएगा।
Option C sir, transaction. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए इंटरएक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है जहां पर आप सिर्फ जो है दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करते हो, और अगर ट्रांजैक्शनल मॉडल मतलब है ऑप्शन में और आपका इंटरएक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और वहां पर तादाद जो है ज्यादा के बारे में पूछी जा रही है, यहाँ पर जो है सिर्फ 2% नहीं कहा गया बल्कि 6 ग्रुप कहा गया है, तो ये आपका जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों के दरमियान आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग हो रही है और सर्कुलर वे में हो रही है। ठीक है, यानी फीडबैक भी हो रहा है और रिसीविंग भी हो रही है, सेंडिंग भी हो रही है, तो सिंपल सी बात है। अगर 2 का जो है आपको बोलता तब आप इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर देते, बट यहाँ पर 6 ग्रुप है यानी 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान जो है सेंडिंग एंड रिसीविंग सर्कुलर वे में हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 79, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट विच रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचिंग एड्स। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं उन्हीं स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जो टीचिंग एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट करते हैं, यानी जो टीचर की खुसूसियात को बताएंगे। ए में कहा गया कि टीचिंग इज अ पर्सनल एक्ट टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट, कह रहे हैं कि टीचिंग जो है एक पर्सनल एक्ट है जो खुद की डेवलपमेंट को जो है क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, खुद की डेवलपमेंट को बढ़ाती है। तो अगर टीचर जो है खुद की डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगा तो क्या वो टीचर कहलाएगा? टीचर तो वो तो सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है। फिर बी में कहा गया कि द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज टू कॉज लर्निंग, कह रहे हैं कि सारी टीचिंग का जो मकसद होता है उसकी वजह लर्निंग होती है, यानी अगर टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी, ये चीज हमने आपको बताई है। फिर सी में कहा गया कि टीचिंग इनवेरिएबली इंप्लाइज चेंजिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, कह रहे कि टीचिंग जो है इनवेरिएबल तरीके से दूसरों के ओपिनियन को चेंज करती है। क्या टीचिंग जो है अगर दूसरे बंदों के बिहेवियर को चेंज करती है तो उसके अंदर इनवेरिएबल का मतलब यानी उसके अंदर बगैर बदलाव किए हुए, वेरिएबल मतलब जिसके अंदर बदलाव होता है। तो अगर हम किसी के बिहेवियर को चेंज करते हैं तो क्या हम इनवेरिएबल तरीके से करेंगे यानी उसके अंदर कुछ भी हम चेंजेस नहीं लाएंगे, या वेरिएबल तरीके से करेंगे जिसके अंदर हमें चेंजेस लाना होगा तब जाकर दूसरे बंदों के अंदर बदलाव होगा। टीचिंग इज द ट्रेडिक रेदर देन डायडिक इन नेचर, टीचिंग मीन्स सेलिंग आइडियाज, टीचिंग मीन्स रीचिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा सर। Option 3 sir, BDF. सर BDF होगा सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाली जो बी वाली स्टेटमेंट है तो ये ऐसे स्टेटमेंट लिख के वो काफी कंफ्यूज करते हैं। देखिए जब भी टीचिंग होगी तो उससे लर्निंग होगी, लेकिन जब भी लर्निंग होगी तो जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग के जरिए ही हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। अगर इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी के साथ उसका आंसर जो है दे सकते हो। चलिए, in the following list identify these statements which are indicative of helping behavior of इफेक्टिव टीचिंग। तो सिंपल सी बात है, इफेक्टिव टीचिंग के जो हेल्पिंग बिहेवियर है वही आपको जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है हेल्पिंग बिहेवियर है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मार्क्ड बाय मल्टीपल डिवाइस यूज्ड, using the ideas of student while making presentation, students success rate as evident in correctly understanding the assignment, engagement in the learning task, teacher effect as manifest in relation with student, probing to add and seek classification of ideas. BEF Sir, सर A। option A. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट। देखिए आपको मालूम है कि की बिहेवियर में जो है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी आता है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को या मुख्तलिफ टूल को या मुख्तलिफ डिवाइस को यूज करके आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। यूजिंग द आइडियाज ऑफ स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जो है आप स्टूडेंट के आइडियाज को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हेल्पिंग बिहेवियर है, जहां पर स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं, कुछ टीचर की मदद करते हैं। तो उन मतलब हेल्प को लेकर ही टीचर क्या करता है, प्रेजेंटेशन को बनाता है और उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंगली ही बनाता है ताकि बच्चों को वो चीजें जो है समझ में आ जाए। स्टूडेंट सक्सेस रेट, जैसे कि जो है करेक्टली असाइनमेंट को समझने में क्या हो रही है, जाहिर हो रही है। तो स्टूडेंट की जो कामयाबी है ये किसमें आता है, आपका हेल्पिंग सॉरी आपका जो है की बिहेवियर के अंदर आता है। लर्निंग टास्क के अंदर इंगेजमेंट, ये भी आपका जो है की बिहेवियर के अंदर आएगा।
टीचर इफेक्ट एज मैनिफेस्ट इन रिलेशन विद स्टूडेंट, टीचर का इफेक्ट जैसा कि स्टूडेंट के रिलेशन से जाहिर हो रहा है। तो टीचर इफेक्ट मींस यानी जहां पर टीचर और बच्चों के दरमियान क्या एक अफेक्शन यानी एक लव प्यार मोहब्बत वाला जो है रिलेशनशिप बच्चों के अंदर बन जाता है, ठीक है, बच्चे और टीचर के दरमियान जो है बन जाता है, तो ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग बिहेवियर है। देखिए जब बच्चे और टीचर के दरमियान जो है ना इस तरीके की कोऑर्डिनेशन वाली जो बॉन्डिंग बन जाती है, यानी थोड़ा सा बेतकल्लुफ होकर बच्चे जो है टीचर से बात कर सकते हैं या टीचर जो है बच्चों से बात करता है, तो इसमें भी एक दोनों को क्या मिलता है, काफी मदद मिलती है। बच्चे जो है अपनी आइडियाज जो है टीचर को बेतकल्लुफ होकर बताते हैं, और टीचर जो है वो भी अपनी आइडियाज बच्चों के सामने क्या है रखता है कि मैं ये सोच रहा हूं, तो बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोगों के जहन में ये बात है, ठीक है। प्रोबिंग टू ऐड एंड सीक क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज, तो आइडियाज की क्लासिफिकेशन को तलाश करने के लिए या देखने के लिए जो है प्रोबिंग को ऐड करना। प्रोबिंग का मतलब होता है तहकीक करना, किसी चीज की छानबीन करना, ठीक है। तो ये जो है आपका हेल्पिंग बिहेवियर। चलिए, फॉर प्रोमोटिंग कॉम्पिटेंसी एंड एक्सीलेंस इन एंड थ्रू एजुकेशन, कह रहे हैं कि एजुकेशन में एंड एजुकेशन के थ्रू क्या प्रमोट करना है, कॉम्पिटेंसी एंड एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सी नीड्स ऑफ मैस्लोस हायरार्की हैज टू बी एड्रेस। तो देखिए नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की जो ये एक थ्योरी है जो आपको पढ़ाई गई है, तो उसी का जो है लेवल आपसे पूछा जा रहा है कि नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की का जो लेवल है वो कौन सा है, जिसके अंदर हम कॉम्पिटेंसी एंड एक्सीलेंस को जो है प्रमोट करते हैं एजुकेशन के अंदर एंड एजुकेशन के थ्रू। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम या सेफ्टी नीड्स, किसके थ्रू या किस लेवल के थ्रू जो है कॉम्पिटेंसी एंड एक्सीलेंस जो है प्रमोट की जाती है। ऑप्शन ए। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये मैस्लो की हायरार्की की जो है सबसे हाईएस्ट नीड्स है, ठीक है, जहां पर इन सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। देखिए इसकी जो है ना पूरी 5 जो है स्टेजेस होते हैं, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आकर खत्म होगा, तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये दो की ग्रुपिंग करके यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये दो जो है बेसिक नीड्स होती है और ये दो जो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है या आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जहां पर बंदा खुद इस काबिल हो जाता है, बिल्कुल फुल पोटेंशियल तरीके से हो जाता है, वो किसी भी चीज को जो है अचीव कर सकता है, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी पावर जो है उसके अंदर आ जाती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 82, इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इवेल्युएशन प्रोसीजर आइडेंटिफाई दोस व्हिच डिस्क्राइब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो इसमें से आपको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर। थर्ड ऑप्शन नहीं तो सर ऑप्शन पहला ए वाला ऑप्शन पास होगा। BF। ए वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो है ना इवेल्युएशन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल इवेंट जो है पोस्ट लग गया, तो इसका मतलब क्या, प्री पहला, ड्यूरिंग आपका बीच का, पोस्ट जो है बाद वाला, तो ये आपका समेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से इवेल्युएशन अकर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, तो ड्यूरिंग जो है ये आपका फॉर्मेटिव होता है। इवेल्युएशन जो है पॉलिटी मेकर के जरिए नहीं किया जाता, ठीक। फिर इवेल्युएशन जो है पीरियड बेस पे जो होता है यानी वक्फे वक्फे से होता है, ये भी आपका जो है समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट बनेगा। इवेल्युएशन का मकसद ये होता है कि टीचिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ठीक है, तो ये आपका जो है आएगा, तो यानी ये आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, तो स्टूडेंट एंड टीचर के पार्टिसिपेशन पर के बेस्ड पर ही क्या होता है, आपका इवेल्युएशन होता है फॉर्मेटिव के अंदर। तो बी, ए एंड एफ जो है इसका सही आंसर है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे देयर आर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो है कितने स्टेजेस है जीन पियाजे के मुताबिक। 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, तो लर्नर की कौन सी जो है एक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बिलीफ या सेंसरी परसेप्शन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी। विजुअल लिटरेसी हम किसको बोलते हैं, यानी टू एबिलिटी द रीड, राइट, क्रिएट,
ठीक है, ये सारी जो एबिलिटीज होती है उसको हम विजुअल लिटरेसी बोलते हैं। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक लर्नर की तो वही हो सकती है ना कि जिस लर्नर के अंदर जो है रीड करने की, राइट करने की, लिखने की, क्रिएट करने की, इमेज बनाने की सलाहियत होती है, वही जो है लर्नर का कॉग्निटिव लेवल होगा। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन जो है जिसका मतलब होता है हिस्सी समझ। ठीक है, तो यानी जो सिर्फ आपका एहसास से यानी हिस्स से रिलेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कॉग्निशन में आएगा, लेकिन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक लर्नर की नहीं होगी, वो आपकी थिंकिंग पावर की हो सकती है सेंसरी परसेप्शन जो। चलिए, इन टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट ऑफ एन इवेल्युएशन आर यूजफुल टू टीचर्स इन वेरियस वेज। कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएशन का रिजल्ट जो है टीचर को यूजफुल होता है वेरियस वे में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर अ टीचर, तो फॉलोइंग में से जो है कौन सा सबसे अहम होगा एक टीचर के इस्तेमाल के लिए। Planning instruction and knowing the effectiveness of the teaching strategies used by them, to identify home influence on student, to decide placement of student in other institution, getting information about students studies या interest। Option A. ए सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। गुड। Which among the following can be best used as an asynchronous teaching aids, तो asynchronous teaching aids कौन है यहाँ पे, ये बताइए। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है? स्कीप ऑनलाइन ए आएगा सर। A option 1. ठीक है, तो देखिए स्काइप जो है या फेस टू फेस यानी हम लाइव ये करते हैं तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा। ब्लॉग्स है, फेसबुक पोस्ट है, इसी तरीके से ईमेल है। गूगल हैंगआउट्स जो है ये भी आपका क्या होता है, मैसेंजर सॉफ्टवेयर होता है, बट ये जो है आपका रेगुलर बेस पे चलता है, यानी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यहाँ पर होते हैं। चलिए, the construction of thought process which includes remembering, problem solving and decision making। ठीक है, थॉट प्रोसेस का एक कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है इन्वॉल्व है या शामिल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, पेडागोजी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। D sir. कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, तो ये जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। देखिए एंड्रोगोजी अगर कोई बता रहा तो एंड्रोगोजी में जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं। हमने आपको कहा है कि एंड्रोगोजी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करते हो। ठीक है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो है ये सारी चीजें आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, which of the following indicates the zone of proximal development as suggested by the psychologist Lev Vygotsky। तो लिव वाइगॉट्स्की के जरिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो सजेस्ट किया गया था, तो फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज को बताता है। अ लर्नर्स ब्रेन डेवलप्स फास्टर। जी थर्ड जी ऑप्शन, थर्ड Option डी सर। D. डी सर आएगा। हाँ, D ऑप्शन sir. नंबर डी है, क्योंकि इसमें यही है व्हाट अ लर्नर कैन डू विथ हेल्प एंड विदाउट हेल्प, है ना। तो एक लर्नर जो है हेल्प के साथ या विदाउट हेल्प के क्या है वो काम कर सकता है, और इसका कहना था कि लर्नर जो है वो समाज से सीखता है। जैसे वो खुद से तभी करेगा जब वो पहले किसी की मदद लेगा, यानी जब लोग उसकी मदद करते हैं, समाज उसकी मदद करता है, फिर वो सीखता है, तब वो जो है कैन डू अलोन जो है वो परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है, यानी वो अकेला करने के काबिल हो जाता है। चलिए, The field of study dealing with methods and principle used in adult education is known as। तो स्टडी की एक फील्ड है जो मेथड एंड प्रिंसिपल के साथ डील करती है अडल्ट एजुकेशन में, तो वो कौन सी है। अडल्ट एजुकेशन पूछा है। D. Sir D. हाँ, तो ये एंड्रोगोजी है, क्योंकि अडल्ट बच्चे जो है वो आपके एंड्रोगोजी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसी पे क्लास को खत्म करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को बुनियाद बनाकर 2020 में यूजीसी ने इतने इतने क्वेश्चन पूछे थे कॉम्पिटेंसी से। ठीक है, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी क्या है, सब्सटेंसिव कॉम्पिटेंसी क्या है, पर्सनालिटी वाली क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है क्लासेस में, ये वही क्वेश्चन है जिसको बुनियाद बनाकर यूजीसी ने क्वेश्चन खूब पूछा था। ठीक है, तकरीबन 30-35 क्वेश्चन जो है 2020 में पूछे गए थे। तो बताइए इसमें मैच करके। सर ऑप्शन ए आएगा। जी, फर्स्ट वाला ठीक है, ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसी जिसको हम सेल्फ एफिकेसी लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में जो है आपका क्या, टीचिंग, मैनेजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर मैनेजिंग है, कम्युनिकेटिंग है, टीच करना, ये सारा आपका बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के अंदर आएगा।
सब्सटेंसिव जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेट करती है, यानी सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज। स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी जो डायनेमिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए स्टाइल है तो वो आपकी जो है एक जैसे नहीं होगी, यानी लीनियर तरीके की नहीं होगी, वो डायनेमिक होगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगी, ताकि मुख्तलिफ तरीके की डिजाइन या मुख्तलिफ तरीके की स्टाइल जो है आप यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो इस क्वेश्चन के जरिए भी वो अपनी नॉलेज जो है ले सकते हैं। बाकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हमने किया हुआ है, आपको भी याद होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक से जो क्लास होगी उसमें जो है हम लोग रिसर्च वो करेंगे, ठीक है। तो कुछ नए कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं इस PYQ से, आप लोगों को कुछ अंदाजा लग रहा है, मतलब कुछ एहसास हो रहा है कि हाँ हमें कुछ चीजें मिलती है यहाँ से, नहीं? जी सर। जी सर, पहले से तो इम्प्रूव हुआ सर।